लेदर पाउच, वहाँ से वो लेदर पाउच लेके आता है, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, वहीं पे विंडो फ्रेम में वो एक नेल के साथ, कील के साथ उसमें लेदर का पाउच टंगा हुआ रहता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से रिंकल्ड मीन्स मुड़ा तोड़ा हुआ 10 क्रोनर बिल्स निकाल के, नोट निकाल के उसको दिखाता है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट नॉडिंग नोइंगली, ये उसको उसकी आंखों के सामने दिखाता है कि ये देखो ऐसा है। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उसको वापस स्टफ कर देता है, भर देता है, डाल देता है पाउच में। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन अच्छे मूड में वो उठते हैं दोनों। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, तो दूसरा आदमी जो है, जो वो पेडलर है, वो सोचता है कि घर का मालिक जग गया है तो उसको बिस्तर में पड़े रहना अच्छा नहीं है, उसको भी जग जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, वो दोनों कॉटेज एक ही समय पे छोड़ते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर डोर को लॉक करता है और की अपनी पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, देयर ओन वे, अपने अपने रास्ते दोनों चल पड़ते हैं। उसने थैंक यू किया क्रॉफ्टर को और अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद ही वो रैट ट्रैप पेडलर जो था वो वापस आके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, उसके कॉटेज के दरवाजे पे। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, लेकिन अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, और जाता है केवल विंडो तक, क्योंकि उसका काम जो था वो विंडो का ही काम था। स्मैश द पेन, पेन को तोड़ देता है, वहाँ जो ग्लास विंडो में लगा हुआ था उसको तोड़ देता है। स्ट्रक हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और अंदर हाथ डाल के वो 30 क्रोनर का पाउच जो था उसको बाहर निकाल लेता है। ही टुक द मनी एंड थर्स्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, वो पैसे उसमें से निकाल के उस पाउच से और अपने पॉकेट में डाल लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और वापस उसको बहुत ही ध्यान से उसी जगह पे लटका देता है और अपने रास्ते चल पड़ता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे वो अपने पॉकेट में पैसे लेके चल पड़ता है, अपने रास्ते निकल जाता है, तो अपने स्मार्टनेस पे बहुत खुश था कि देखो उसने बेवकूफ़ बना दिया क्रॉफ्टर को, ओल्ड मैन के पैसे उसने चुरा लिए। तो ओल्ड मैन ने उसमें कन्फाइड किया था, उसमें विश्वास किया था, लेकिन ये इसका सोचना ये है कि चलो मैंने उसके पैसे ले लिए तो मैं ज़्यादा उससे स्मार्ट हूँ, वो बेवकूफ़ है। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, लेकिन उसको रियलाइज़ होता है और बेशक उसको पब्लिक हाईवे नहीं लेना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। डेयर नॉट कंटिन्यू मतलब उसको पब्लिक हाईवे पे चलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, नहीं किया उसने पब्लिक हाईवे पे, मेन रोड पे, क्योंकि वो पता था उसको कि उसने चोरी किए हैं पैसे। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, और वो वहाँ से उतर के जंगल का रास्ता उसने लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, अब जब उस जंगल का रास्ता लेता है तो पहले घंटे में जब वो चलता रहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो आगे चलता जाता है। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड अ कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, लेकिन बाद में जब दिन जैसे जैसे चढ़ता है तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजिंग, बहुत ही बड़ा और घना फॉरेस्ट है जिसमें वो आ गया था, घुस गया था। He tried to be sure to walk into a definite direction, but the path twisted back and forth and so strangely. जो वो हमेशा कोशिश कर रहा था, अपनी तरफ से उसने कोशिश की और श्योर करने की कोशिश की कि वो एक रास्ते में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए ताकि वो यहाँ से निकल सके, दूसरे तरफ निकल जाए, लेकिन बहुत ही स्ट्रेंजली, बहुत सरप्राइजिंगली वो जो रास्ता था वो बार बार घूम फिर के वहीं आ जाता था, टर्न ट्विस्ट करके आके वापस उसमें मिल जाता था।
He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता रहा लेकिन उस जंगल का किनारा नहीं आया. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और अंत में उसको ये रियलाइज़ होता है, वो महसूस करता है कि वो जंगल के एक ही हिस्से में बार बार लगातार घूम रहा है, राउंड ले रहा है. At once he recalled his thought about the world and the rat trap. अचानक उसके दिमाग में वो ख्याल आता है इस दुनिया का एक चूहेदानी की तरह. Now his own turn had come. और अब की खुद की बारी उसकी आ गई थी. He had left himself to be fooled by a bait and had been caught. और वो भी फूल हो गया था, मतलब बेवकूफ़ बन गया एक प्रलोभन के चक्कर में. और वो बेट क्या था उसका, वो 30 क्रोनर बिल्स थे, उसके बेट थे जो उसको लालच देता है और वो उस लालच के चक्कर में खुद रैट ट्रैप में फंस जाता है. द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक an impenetrable prison from which he could never escape. अब वो सोचता है कि ये पूरा जंगल जिसमें ट्रंक्स हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ के तने हैं, ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, थिकेट्स झाड़ियाँ हैं और फॉलन लॉग्स मतलब गिरी हुई बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, मोटी मोटी लकड़ियाँ, उसके ऊपर एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन जिसको कि वो जिसको भेद नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ऐसे पिंजड़े में वो बंद हो गया है जहाँ से वो कभी निकल नहीं पाएगा. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. दिसंबर था, मतलब दिसंबर के अंतिम दिन थे और डार्कनेस ऑलरेडी डिसेंड करने लगा था, मतलब आसमान में अंधेरा छाने लगा था. वो जंगल भी अंधेरा होने लगा था. दिसंबर मीन्स बहुत ही कोल्ड समय था, बहुत ठंडा दिन थे और रात भी होने लग गई थी. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. तो रात में उसको डर था कि इस घने जंगल में उसके साथ कुछ भी हो सकता है. ही कैन बी कॉट विथ डेंजरस एनिमल्स, फॉरेस्ट एनिमल्स. तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और उसके साथ उसकी सैडनेस और होपलेसनेस बढ़ जाती है. अब उसको लगता है कि शायद वो अब नहीं बच पाएगा. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. जैसे उसको पता चलता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता तो इतना दुखी होता है वो ग्राउंड पे बैठ जाता है, टायर्ड टू डेथ. और सोचता है कि अब तो उसकी मौत आने वाली है. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो अपना सर ग्राउंड पे रखता है, ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि लगातार थम्पिंग मतलब कुछ पीटने की आवाज़ है. There was no doubt as to what that was. अब उसको बिल्कुल शक नहीं था, डाउट नहीं था कि किस चीज़ की आवाज़ है. He realized himself. वो खुद रियलाइज़ करता है. Those are hammer strokes from an iron mill. अब उसको रियलाइज़ होता है कि हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ है. वो थम्पिंग साउंड जो है वो हैमर स्ट्रोक्स की है, मतलब हथौड़े मारने की आवाज़ है. इसका मतलब ये है कि ये आयरन मिल है कहीं आसपास. ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. और लोग भी, क्योंकि आयरन मिल में होंगे तो यहाँ पे आसपास लोग भी हैं. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. वो समन्ड मीन्स कॉल्ड अप, अपनी गैदर करता है, गैदर इकट्ठा करता है अपनी सारी शक्ति जो उसके अंदर थी. गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. वो डायरेक्शन ऑफ साउंड में चल पड़ता है. स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाते कदमों से साउंड के डायरेक्शन में चल पड़ता है जहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी. द रैम्जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट. रैम्जो आयरन वर्क्स जो अब बंद हो चुका था, जिसमें वो बता रहा था, जिसमें उस क्रॉफ्टर ने बताया था पेडलर को, इससे रैट ट्रैप सेलर को, कि वो काम किया करता था, वो अब बंद हो चुका था. वे आर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट. बहुत समय नहीं बीते जब वो एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स एंड फॉर्ज, जिसमें कि अलग अलग शेप देने के लिए स्मेल्टर थे और फोर्ज था, भट्टी थी आयरन पिघलाने के लिए, और रोलिंग मिल थी जिसमें उसको अलग शेप दिया जाता था. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवी लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल. और समर टाइम में जबकि पानी मेल्ट हो जाता था, नदियाँ
बहने लगती थी। उस समय मोटे मोटे हैवी लॉग्स जो थे वो कैनल के साथ बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और क्योंकि समर टाइम में पानी पिघलता था तो इनलैंड लेक एक अच्छा खासा झील बन जाता था। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। जो चारकोल क्रेट्स थे वहाँ पे भट्टी, क्योंकि फर्नेस थी वहाँ पे आयरन को गलाने के लिए वो फर्नेस का यूज़ करते थे, तो उसमें चारकोल यूज़ करते थे, कोयला यूज़ करते थे। तो वो सारे कोयले जो क्रेट से इधर उधर गिर के फैल जाते थे तो उनसे पूरा रास्ता ब्लैक हो जाता था, चारों तरफ कोल डस्ट फैला रहता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। और उसमें उसी समय जो एक ऐसे ही डार्क इवनिंग को, ऐसे ही अंधेरे शाम के समय जो कि क्रिसमस के जस्ट पहले का दिन है, मास्टर स्मिथ जो है उसका फॉर्ज में काम करने वाला और उसका हेल्पर अप्रेंटिस के साथ बैठा हुआ है फॉर्ज के बगल में, और पिग आयरन, राव आयरन को मेल्ट होने का वेट कर रहा है ताकि उसको अपने वो एनविल पे रख के हैमर कर सके, शेप दे सके। एनविल का मतलब होता है जिसके ऊपर आयरन को रख के उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं, तो वो आधार। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar। और उन दोनों में से, मास्टर स्मिथ और उसके हेल्पर में से कोई भी उठ के और एक लॉन्ग आयरन बार से उस अंगीठी को, जो फर्नेस था उसमें से आग को सुलगा देता था। जैसे वो बुझने को होती थी तो उसको स्टर कर देता था, इधर उधर घुमा देता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ पर्सपिटेशन, दो as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। तो वो वहाँ से जैसे आते थे, क्योंकि फौज में बहुत गर्मी होती थी और बाहर ठंड थी, तो उनके कपड़ों से पर्सपिटेशन मतलब धुआं निकलता रहता था। एज वॉज द कस्टम, और जैसा कि नियम था वहाँ पे, तरीका था वहाँ पे पहनने का, एक लंबा सा शर्ट और पेयर ऑफ वुडन शूज़ पहन के वो काम किया करते थे। All the time there were many sounds to be heard in the forge, और बहुत ज़्यादा शोरगुल हमेशा फॉर्ज में सुनाई देता रहता था। The big bellows groaned, बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर, भैंसे, ये सब की आवाज़, जंगली जानवरों की आवाज़, क्योंकि जंगल के बीचों बीच था तो उसमें आवाज़ आती थी। And the burning coal cracked, और बर्निंग कोल जो थे उनके टूटने की आवाज़ आती थी। The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter, और जो फायर बॉय था वो भी जब चारकोल डालता था तो उससे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती थी, क्योंकि मेटालिक ट्रेस से वो डालता था तो उससे बहुत ही ज़्यादा क्लैटर की आवाज़ आती थी, खड़खड़ करके वो उसमें कोल डालता था, ये साउंड होती थी। आउटसाइड रोअर द वाटरफॉल की आवाज़ अलग आती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक टाइल ईंट के छत पे उनका साउथ नॉर्थ विंड जो थी वो बारिश की बूंदें भी तेज़ हवा से उस छत से टकरा के बहुत आवाज़ निकाल रही थी। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। और ये सब आवाज़ जो यहाँ पे शोरगुल हो रहा था उसके कारण ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, और उसका जो अप्रेंटिस था, हेल्पर था, उन लोगों ने नोटिस नहीं किया, और ये रैट टैप पेडलर उनके बहुत ही ज़्यादा फॉर्ज के फर्नेस के पास जाके खड़ा हो गया, तब तक उन लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रही थी। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी attracted to the forge by the glow of light which escaped through the shooty panes and come to the warm themselves in the form of the fire or in front of the fire। तो ये होता था, ये अनयूजुअल नहीं था,
यहाँ पे ये अक्सर वेगाबॉन्ड जो होते थे, इस तरह से आवारा घूमने वाले जो होते थे, जिनको कोई कामकाज नहीं होता था, वो यहाँ वहाँ जब घूमते घूमते उनको कोई भी शेल्टर नहीं मिलता था, तो वो रात के समय ये जो शूटी पेन्स थे वहाँ पे जो धुआं लगे हुए जो फर्नेस था, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा कोल का धुआं निकलता था, स्मोक निकलता था, तो उससे सारा कुछ काला पड़ा हुआ रहता था और उसके बीच में से जो जगह होती थी उसमें वो फर्नेस की लाइट बाहर जाती थी। तो वो लाइट देख के, रोशनी देख के वो वेगाबॉन्ड्स बाहर टहलने वाले आ जाते थे कि यहाँ शायद उनको गर्मी मिले और इस तरह से वो रात बिता सके इस गर्मी में। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली and indifferently at the intruder. Intruder means who had intruded just now, जो बिना परमिशन के आता है। तो ब्लैक स्मिथ ने कैजुअली ग्लांस किया, उसको देखा ऐसे ही, बिना, कैजुअली मीन्स केयरलेसली, ऐसे उसकी तरफ देखता है, क्योंकि ये अनयूजुअल नहीं था, यूजुअली वहाँ पे आते रहते थे ऐसे लोग। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो इस तरह के लोगों को जैसा लोग नॉर्मली देखते हैं वैसे ही उसने लुक दिया था। किस तरह का अपीयरेंस था? अभी रैट ट्रैप सेलर का अपीयरेंस दिखा रहा है कि विथ अ लॉन्ग बेयर्ड, लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, डर्टी रैग्ड, और उसके कपड़े जो थे बहुत ही गंदे थे, फटे हुए थे, और बंच ऑफ रैट ट्रैप्स जो थे, चूहेदानी थी, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे वो लटक रहे थे, झूल रहे थे, वो उसने गले में लटका रखा था जो उसको बेचता था जिसको। He asked permission to stay. उसने पूछा कि क्या वो वहाँ पे रुक सकता है, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. और वो haughty consent means ऐसे उसको permission दे देता है, haughtily means with arrogance, arrogantly उसको permission दे देता है, बिना कोई आवाज़ के, नॉड करके, सर हिला के कहता हाँ रुक सकते हो, ऐसा वो उसको कंसेंट दे देता है। So today we will do up to this only. In next